हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय एजुकेशनल हब। देखें, आज हम आपके लिए 12 ए का क्वेश्चन नंबर 5 कराने जा रहे हैं, जिसमें बताया गया है कोई बर्तन है, वो एक खोखले अर्धगोले के आकार का है। मान लीजिए ये एक आपका बर्तन है जो खोखले अर्धगोले के आकार का है। ठीक है, तो इसमें कह रहे हैं कि जिसके ऊपर एक खोखला बेलन भी अध्यारोपित है। इसके ऊपर क्या है? एक खोखला बेलन भी अध्यारोपित है। मान लीजिए ये एक बेलन अध्यारोपित इसके ऊपर है, इस तरह से ये भी बेलन खोखला है और जो बटन दिया है वो भी आपका खोखला है। तो आगे कह रहे हैं कि अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है। मान लीजिए ये आपका अर्धगोला है, इसका जो व्यास है, ये वाला व्यास ये पूरा होता है। ठीक है, ये आपका 14 सेंटीमीटर है। तो जाहिर सी बात है, आप भी समझते हैं, जब व्यास इसका कितना है 14 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या इसकी कितनी हो जाएगी 7 सेंटीमीटर, क्योंकि जो त्रिज्या होती है वो व्यास बटे 2 होती है। तो जब 2 से इसे डिवाइड करेंगे आप, तो ये 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं आगे क्या कह रहे हैं। आगे कह रहे हैं कि इस बर्तन की कुल जो ऊंचाई है वो कितनी है 13 सेंटीमीटर। जब ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है तो कह रहे हैं कि इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मान लीजिए ये बर्तन कुल यहां से लेके यहां तक बड़ा है, तो इसकी जो ऊंचाई है वो 13 सेंटीमीटर है। जब ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है तो ये जो खोखला बेलनाकार भाग है बर्तन का, उसकी ऊंचाई कितनी रह जाएगी? क्योंकि 7 सेंटीमीटर तो इसकी त्रिज्या है, तो इसकी ऊंचाई कुल मिलाकर जो अर्धगोलाकार है उसकी होगी 7 सेंटीमीटर, और संपूर्ण बर्तन की ऊंचाई है आपकी 13 सेंटीमीटर। 13 में से जब हमने 7 को लेस किया तो हमारा बचा 6 सेंटीमीटर। इसका मतलब हमें पता लग गया कि बेलनाकार भाग की जो ऊंचाई है वो हमारी 6 सेंटीमीटर है, और जो कहते हैं अर्धगोला है उसकी त्रिज्या हमारी 7 सेंटीमीटर है। चाहे तो हम यहां पर भी लिख सकते हैं, लिख लो। अर्ध गोले का व्यास, व्यास हमारा है 2r। ठीक है, ये आपका 14 दे रखा है, तब इसकी जो त्रिज्या हो जाएगी वो आपकी हो गई r इक्वल टू 14/2, 2 सत्ते 14, 7 सेंटीमीटर आ गया आपका त्रिज्या। r इक्वल टू 7 सेंटीमीटर आ गया। अब इस तरह से, अब नेक्स्ट जो कह रहे हैं वो ऊंचाई दे रखा है उन्होंने संपूर्ण बर्तन की। लिख दो यहां संपूर्ण बर्तन की ऊंचाई बराबर में 13 है। तब बेलनाकार भाग की ऊंचाई ऊंचाई ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसे आप लोग जानते ही हैं, हाइट बोलते हैं इसे। तो संपूर्ण बर्तन की ऊंचाई 13 है, इसमें से लेस कर देंगे जो अर्धगोला है उसकी त्रिज्या को, तो हमारा कुल मिला के जो शेष बचता है वो बचता है 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर बचेगा ये आपका। अब त्रिज्या आपके पास अर्धगोले की हो गई, क्योंकि आप अर्धगोले का अगर पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे तो आपको अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको फॉर्मूला लगाना पड़ता है 2πr²। ठीक है, जब 2πr² लगाएंगे तो आपको r की आवश्यकता पड़ती है वहां पर, और पाई की आवश्यकता पड़ती है, तो वो तो आप जानते ही हैं 22/7 यूज कर सकते हैं। तो इस तरह आप देखेंगे जो संपूर्ण बर्तन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहे हैं, तो चाहो तो अलग भी कर सकते हो या फिर दोनों को यूज भी कर सकते हो। तो क्योंकि यहाँ पर आपको बेलन की जो ऊंचाई है वो आपको मिल गई है, और बेलन की त्रिज्या वही होगी जो अर्धगोले की त्रिज्या होगी। क्यों? क्योंकि वो उसी पे अध्यारोपित है, ठीक उसी को ऊपर रखा हुआ है, तो वो भी त्रिज्या यही होगी। चाहो तो लिख लो बेलन नाकार भाग की त्रिज्या r बराबर में 7 सेंटीमीटर, ये भी एक ही हो जाएगी। ठीक है, इस तरह से तो लिख दो। अब बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, अब बर्तन का
आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल इक्वल टू जब निकाल रहे हैं तो आपको लिखना पड़ेगा बेलनाकार भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस में जोड़ दो इसी में अर्धगोलाकार भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब इसमें आपको जो बेलनाकार भाग है उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल मालूम ही होता है, आपका जो होता है वो होता है 2 पाई आर एच, ठीक है। और अर्धगोलाकार भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। इस तरह से अब इसमें देख सकते हैं कुछ कॉमन भी ले सकते हैं, शायद आप 2 पाई आर पूरे को कॉमन ले सकते हैं 2 पाई आर, तो इसका हो जाएगा आपका 2 पाई आर आपने कॉमन ले लिया। कॉमन को हिंदी में कहते हैं सामान्य या फिर एक जैसा या समान, ठीक है। तो समान जो भी है वो हमने ले लिया, तो यहाँ पर h बचा और r की पावर 2 थी, एक पावर निकल गई, एक पावर रह गई अंदर, ठीक है। इस तरह तो इस तरह आप 2 को ऐसे लिख लेते हैं, पाई का मान 22/7 यूज कर सकते हैं, r का मान भी यहाँ पर यूज कर सकते हैं, आपका r का मान है 7 और अंदर ब्रैकेट के h जो है वो आपका आया है अभी कितना आया था 6 सेंटीमीटर, तो 6 को यूज कर सकते हैं। और नेक्स्ट आपका r है उसको भी यूज कर सकते हैं, r का जो वैल्यू है वो यहाँ पर 7 सेंटीमीटर है। तो इस तरह से 7 से 7 को डिवाइड कर दिया हमने, भाग कर दिया, 7 एकम 7 7 एकम 7, तो यहाँ पर 22 गुना 44 बचा इंटू अंदर 7 और 6 को जब हमने जोड़ा तो हमारा 13 हो गया, ठीक है। अब 13 से इसको गुणा कर देंगे फिर से हम, 13 चौका 52 का 2 हाथ से लगा 5, 13 चौका 52, 52 और 5 57, फिर से देख लेते हैं, 13 चौका 52 का 2 हाथ से लगा 5, 13 चौका 52, 52 और 5 57, ये आता है आपका वर्ग सेंटीमीटर में, तो यहां चाहो तो सेंटीमीटर स्क्वायर भी लिख सकते हो और ये आपका आंसर हो गया। हाँ, तो आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपका है क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें बताया गया है कि कोई तंबू एक बेलन के आकार का है। मान लीजिए ये तंबू है, ये बेलन के आकार का आपका तंबू ऐसे इस तरह से हो गया, तो कह रहे हैं कि बेलन के आकार का जिस पर एक शंकु अध्यारोपित है, तो ये एक शंकुआकार भाग भी है इस तरह से उसी तंबू का ऊपर अध्यारोपित है उसके ठीक उसी मतलब जितना उसका आधार है बेलनाकार भाग का, तो बेलनाकार भाग एक जैसा ही है बिल्कुल, तो उसी पर एक शंकु अध्यारोपित है इस तरह से। तो कह रहे हैं कि बेलनाकार भाग की ऊंचाई और व्यास क्रमशः, मान लीजिए ऊंचाई की पहले बात की है तो ऊंचाई है आपकी 1 मीटर और व्यास की बात की है बाद में, तो व्यास है आपका 4 मीटर, मतलब इसका व्यास जो हो गया पूरे का वो 4 मीटर हो गया, चाहे आप इसे 4 मीटर मान लीजिए या फिर इसे 4 मीटर मान लीजिए, समान है। जब इसका व्यास 4 मीटर होगा जाहिर सी बात है तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी आपकी, आधी हो जाएगी इस तरह से, ठीक है। तो इस तरह से शंकु की त्रिज्या ऊंचाई भी आगे दे रखी है उन्होंने 2.8 मीटर है, वो हमने लिख ली, चाहे यहां लिख लो या फिर यहां लिख लो, वो समान ही त्रिज्या ऊंचाई होती है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आगे कह रहे हैं कि इस तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, साथ ही आपको रुपए 500 प्रति वर्ग मीटर की दर से इसमें प्रयुक्त कैनवास की लागत भी ज्ञात करनी है, मतलब 500 रुपए प्रति वर्ग मीटर इसमें लागत लगी उसको ज्ञात करना है। अगर इसमें पूरे कैनवास में कितनी लागत लगी, देखो कैनवास भी कह सकते हैं कुछ लोग, यहाँ पर इसे कह देते हैं किरमिच, तो कोई घबराने वाली बात नहीं है, कैनवास कह दें या किरमिच कह दें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, आपको हमेशा इसी तरह से सॉल्यूशन करना है। तो इस तरह से नेक्स्ट जो दे रखा है उन्होंने वो दे रखा है, कह रहे हैं कि ध्यान दीजिए कि तंबू के आधार को कैनवास से नहीं ढका जाता है, ठीक है। तो कह रहे हैं कि आपको क्या ध्यान रखना है कि तंबू के जो आधार को है वो कैनवास से नहीं ढका जाता है, मतलब तंबू का ये आधार है
इसमें कोई कैनवास नहीं लगा हुआ है, ये केवल ग्राउंड पे रखा हुआ है, तो जाहिर सी बात है इसका क्षेत्रफल हमको ज्ञात नहीं करना है। ठीक है, हमें केवल इस बेलनाकार भाग का करना है और इसका करना है इस तरह से। अगर ये अतिरिक्त इसमें कैनवास लगा हुआ होता तो इसका क्षेत्रफल जो होता है आधार का, उसको अलग से ऐड करना पड़ता हमें। ठीक है, तो नहीं करेंगे हम, तो लिख देंगे अब हम संपूर्ण तंबू में लगे कैनवास का क्षेत्रफल बराबर में बेलनाकार भाग का क्षेत्रफल प्लस में शंक्वाकार भाग का क्षेत्रफल। तो बेलनाकार भाग का क्षेत्रफल आप लोग जानते ही हैं 2πr/h होता है, और जो शंक्वाकार भाग है उसका क्षेत्रफल आपका πr/l होता है। एल यहां पर आपका है, त्रिज्या ऊंचाई दे रखी है, इसलिए हमने डायरेक्ट यहां पर फार्मूला यूज कर दिया, नहीं तो इसकी त्रिज्या ऊंचाई पहले आपको ज्ञात करनी पड़ती। तो इस तरह से यहां पे कॉमन भी ले सकते हैं आप, πr देखो कॉमन है यहां से, तो πr ले लो। अब यहां पर 2 अंदर बच गया और बच गया आपका h, और उधर πr निकल गया, बच गया l। पाई का मान आपका 22/7 होता है, आर का मान आपका यहां पर दे रखा है 2 अंदर है, एच का वैल्यू यहां पर पुट करेंगे, एच का वैल्यू जो दे रखा है आपका 2.1 है, कितना है 2.1, प्लस एल का वैल्यू भी दे रखा है 2.8 है, उसको भी ऐड कर लेते हैं 2.8। इस तरह से आपका ये हो गया 22 गुना 44/7, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, पॉइंट कहां लगा है, एक संख्या से पहले यहां पे लगा हुआ है, और ये है प्लस में आपका 2.8 इक्वल टू 44/7 है। अब देख लेंगे, इसको ऐड कर लेंगे, 8 और 2 10 होते हैं, 10 का शून्य, यहां से लगा 1, 4 और 2 6 और 1 7, 1 से पहले पॉइंट लगा हुआ है तो हम लगा देंगे, पॉइंट से 0 खल्लास हो गया, तो आपके केवल 7 बचे, 7 से 7 डिवाइड कर दिया हमने, तो इस तरह आपके बचे 44। फिर से एक बार चेक कर लेते हैं, 8 और 2 10 होते हैं, 10 का शून्य, यहां से लगा 1, 4 2 6 और 1 7, ठीक है, 7 से 7 खल्लास हो गया, भाग कर दिया हमने, 7 एकम 7 7 एकम 7 7 एकम 7 7 एकम 7 ऐसे कर दिया हमने, और 1 की जब 44 से गुणा की तो वही आया, 1 की जब 44 को भाग की तो भी वही आया, तो ये आपका आ गया वर्ग सेंटीमीटर। इस तरह से अब सॉरी वर्ग सेंटीमीटर नहीं है, ये मीटर में है मापे इसकी, तो इसको मीटर में ही लिखेंगे। तो अब यहां पर हमको क्षेत्रफल तो मालूम पड़ गया कि कैनवास कितना लगा है, अब हम क्या करेंगे, हमको 500 प्रति वर्ग मीटर जो है वो दर से ज्ञात करना है कि आखिर कैनवास की लागत क्या है। अब लिख देंगे यहां कैनवास की कुल लागत, लागत बराबर में कैनवास का क्षेत्रफल गुणा प्रति वर्ग मीटर लागत या खर्च, कुछ भी लिख सकते हैं। तो कैनवास का क्षेत्रफल आया आपका, क्षेत्रफल आया 44 वर्ग मीटर, और जो कुल लागत है प्रति वर्ग मीटर वो आपकी 500 ऑलरेडी दे रखी है क्वेश्चन में, उसको आप यहां लिख लेंगे। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो जब भी कभी भी इस कंडीशन में आपको मल्टीप्लाई करनी पड़े तो घबराने वाली बात बिल्कुल नहीं होती है, आपके जितने जीरो हैं वो जीरो पहले से
लिख लिया करो। उसके बाद में 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 चौक 20 का शून्य यहां से लगा 2, 5 चौक 20 और 2 22। फिर से देख लो, 5 चौक 20 का शून्य यहां से लगा 2, 5 चौक 20 और 2 22 रुपए। मतलब कितने आ गए? इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 22,000 रुपए। अतः कैनवास का क्षेत्रफल 44 मीटर स्क्वायर और कुल लागत 22,000 रुपए है। यह आपका आंसर हो गया।